नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कारक प्रकरण के बारे में, प्रथम द्वितीय के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया है और उसका अनुवाद उस पे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ। लेकिन फिर अभी जो मैं कारक प्रकरण में बताने जा रहा हूँ उसमें भी कर्मणि द्वितीया कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति का भी कुछ पहचान छूट गया था, जो अभी मैं आप लोगों को उसके आगे फिर बताऊंगा। फिर हम लोग कर्म कारक पढ़ेंगे, फिर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए पढ़ेंगे और शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहले जो मैंने क्लास करवा दिया है उसको आप लोग अच्छा से फिर से देख ले एक बार, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। तो पिछले वाले क्लास में मैंने कर्मणि द्वितीय के बारे में बताया था। कर्मणि द्वितीय में क्या था कि साधारण सा उसमें वाक्य दिया हुआ था कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, मतलब कि कोई भी काम कर रहा हो, वह पुस्तक पढ़ता है, मैं गेंद खेलता हूँ इत्यादि वगैरह, ये सब के सब जो वाक्य थे वो हमारे कर्मणि द्वितीय के आधार पर थे। लेकिन कर्म कारक में भी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग कारक प्रकरण के जरिए आज हम लोग उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा तथा अंतरे, ये सब के सब वाक्य शब्द जो आ जाए तो हम लोग को समझना है कि वह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में मेरा वाक्य दिया हुआ है। फिर उनको हम लोग बालक शब्द रूप के जरिए उनको बनाएंगे और किस लकार पे हुआ है इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस लकार को शब्द को पढ़ करके वाक्य को पूरी तरह से अनुवाद कंप्लीट करेंगे। तो यह इनका हिंदी क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रतीक मतलब होता क्या है। इसी में कुछ और है, चलिए देखते हैं। जैसे परितः, उभयतः। परितः का मतलब क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। परितः मतलब होता है चारों ओर। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। प्रति मतलब ओर। अनु मतलब पीछे। धिक मतलब धिक्कार। निक्सा मतलब निकट। अंतरा बीच में तथा अंतरेण बिना। आइए अब जानते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई अनुवाद आपको दिया हो तो बस सिंपल सा बात है इसमें कि यह हमारा द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे और बालक शब्द रूप के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा इस प्रकार से, क्या अनुवाद पूछा जाएगा, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। संस्कृत का सबसे मूल बात होती है कि यदि आपका ग्रामर सही है तो आप अच्छे मार्क्स से क्लास को आप अच्छे मार्क्स से ला सकते, क्लास में पास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ग्रामर अनुवाद रखना बहुत ही जरूरी है। आइए, मैं, या फिर मैं नहीं दे करके ऐसा रहेगा कि गांव के चारों ओर। पहले थोड़ा आसान वाक्य समझते फिर आगे देखेंगे। गांव के चारों ओर पेड़ है। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे
पहचानने का एक आसान तरीका है कि चारों ओर लिखा हुआ है, चारों ओर लिखा हुआ है तो देखेंगे कि इसमें से क्या चारों ओर मिल रहा है। यदि इसमें से चारों ओर मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया जा रहा है। उसके अनुसार हम लोग बालक शब्द रूप पे जाएंगे। जिसके जो जो क्लास नहीं की है, जिनका छूट गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसमें जो कि आप लोग जाकर के वहां से आप लिख सकते हैं। जैसे गांव में क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति, तो बालक का द्वितीय में क्या होता है, बालकम होता है। जिनको समझ नहीं आ रहा होगा वो जाके फिर से बालक शब्द एक बार देख सकते हैं। गांव का हो जाएगा ग्रामम, बालक के अनुसार, हमेशा बालक के अनुसार चलेगा और सिर्फ लता शब्द रूप स्त्री के लिए चलेगा। तो गांव के है तो ग्रामम, चारों ओर का संस्कृत यहां दिया हुआ है, परिता है। वृक्ष, एक वृक्ष नहीं है, चारों ओर वृक्ष की बात कर रहा है, तो वृक्ष एक नहीं होगा, जब भी होगा तो बहुवचन में है। इसका मतलब है कि वृक्षा। जैसे कि बालक का बहुवचन में क्या था, बालका दिया हुआ था, उसी प्रकार से वृक्ष का भी बहुवचन क्या होगा, तो वृक्षा होगा। और यहाँ पे अस्ति नहीं होकर के संति का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, संति होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ग्रामम परितः वृक्षा संति। अगर इस प्रकार से आपका कोई अनुवाद दिया हो तो हम लोग इस प्रकार से इसको पूर्ण करेंगे। चलिए दूसरा अनुवाद लेते हैं, आइए देखते हैं दूसरा अनुवाद क्या है। जैसे कि अब मेरे घर के दोनों ओर मंदिर है। देखिए यहां पे चारों ओर का प्रयोग किए थे और यहां पे हम दोनों ओर को लिखे हुए हैं। आप इसके अलावे आप किसी भी शब्द को रख सकते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के आप लोगों को मैं बता रहा हूं, है ना, बताइए। तो आप लोग जो है कि आप इनको किसी भी कोई भी शब्द यदि आपका आएगा तो आप उसके अनुसार इसको आप इनका संस्कृत भी लिख दिए हैं, यहाँ पे इनको नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपका पहचान होगा कि यह कौन सा विभक्ति के रूप में है। तो मेरे घर के चारों ओर, मेरे का शब्द रूप, धातु शब्द रूप ही अलग चलता है मम का, तो मेरे का द्वितीय हो जाएगा मम। घर का गृहम, दोनों ओर का संस्कृत आप लोग यहां देख पा रहे होंगे कि उभयता लिखा हुआ है। मंदिर का मंदिर, अस्ति है का अस्ति हो गया। अब जो है कि इसी प्रकार से हमारा कोई भी द्वितीय विभक्ति की पहचान होगी, इससे करेंगे या फिर कर्मणि द्वितीय से करेंगे तो जाकर के मेरा अनुवाद पूर्ण रूप से बन जाएगा। मैं एक अनुवाद आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, उसको आप लोग बना करके कमेंट करेंगे। इस अनुवाद को आप लोग बना के कमेंट करेंगे, देखेंगे कि इससे कैसे बनता है। आप लोग इनका प्रयोग करेंगे, जरूर घर में प्रयास करेंगे बनाने का, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। और अनुवाद अगर आप लोग का कंप्लीट है तो फिर आगे आप लोगों को बुक भी समझ में आएगा। इसके आगे मैं बुक भी पढ़ाऊँगा, कारक प्रकरण खत्म करने के बाद मैं बुक चालू करूँगा, फिर बुक को फिर उस टाइम फिर आपको समझ में आएगा कि ग्रामर का प्रयोग कहाँ पे और किस लिए किया जाता है, कैसे करना है, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग सीखते हैं कर्णे तृतीया के बारे में कि कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्णे तृतीया क्या होता है। आइए उनके बारे में हम लोग समझते हैं कि कर्णे तृतीया क्या होता है।
आइए देखते हैं हम लोग करण कारक क्या होता है। कारक प्रकरण में तीसरा नंबर जो बात होगी वह होगा करण कारक। करण कारक इसका साधारण सा पहचानने का हम नियम बताए थे, तो उसमें क्या लगा होगा, कर्ता कारक का जो चिन्ह था यहाँ पे दिया हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे। आपको इस बात को हमेशा याद रखना होगा, चाहे आप हिंदी की बात करें या संस्कृत की बात करें। यदि आपके पास इसका नॉलेज है, आपका ना कारक कभी गड़बड़ होगा, नहीं कोई एक भी शब्द गलत होगा, और ना ही कारक प्रकरण से एक भी अनुवाद गलत नहीं होगा। इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि आपको कारक प्रकरण कर्ता कारक का चिन्ह हर हमेशा आपको याद रखना होगा। तो कर्ता कारक का चिन्ह मैंने पहले भी लिखा था और अभी भी लिख रहा हूं, कर्ता ने कर्म को करण से, और इसमें क्या लगा होता है, साथ। जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है, ये साथ। तो इनका जो प्रयोग होगा वह हमेशा साथ के साथ, हम लोग साथ में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि करण कारक क्या होता है ना, किसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे इसका प्रयोग देखिए। तो यहाँ होगा कर्णे तृतीया, इसका पॉइंट नंबर 1 होगा। इसमें तीसरा में आप पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाएगा कि इसमें क्या होता है। पॉइंट में है कर्णे तृतीया। कर्णे तृतीया का मतलब ही हुआ बिल्कुल सीधा, इसमें इसका डिफिनेशन होगा, इनका जो परिभाषा होगा बिल्कुल साधारण सा होगा कि करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। बस सिंपल सा कि कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, और करण का साधारण सा पहचान क्या है, से, मतलब साथ में। से का मतलब साथ हो, उनके संपर्क में हो। से तो अपादान से भी होता है, लेकिन होता क्या है, उसमें जुदाई होता है, और इसमें क्या है, करण से है मतलब साथ होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वह कलम से लिखता है। शायद आप लोग इसको शायद बना भी चुके होंगे या बना लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा कि बना चुके होंगे। आइए देखते हैं। वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। वह का संस्कृत स होता है, और कलम से है, कलम मेरे साथ है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कलम मेरे साथ में है, संपर्क में है। इसका मतलब है कि यह कर्ण कारक होती है। इसमें कर्ण कारक एकदम होगा, और कर्ण कारक का तीसरा रूप है बालक का। तीसरा में क्या है, बालकेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कलमेन। क्या हो जाएगा, कलमेन। तो सह कलमेन, लिखना का संस्कृत लिख। और आप लोगों को बता दिया हूं मैं कि सह के साथ लट लकार हो तो उसका साथ ती का प्रयोग करेंगे उसके साथ में, तो यहां हो जाएगा ती। तो सा कलमेन लिखती, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। पांचों लकार को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप को यदि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको अनुवाद में परेशानी नहीं होगी। वह पैर से दौड़ता है, दूसरा एग्जाम्पल, वह पैर से दौड़ता है। वह का संस्कृत, ये वह के अलावा हम कुछ कोई भी वाक्य को हम ले सकते हैं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ वह का प्रयोग कर रहा हूं, तो वह नहीं लेकर के, जैसे कि वहां पे हम कर सकते हैं तुम पैर से दौड़ते हो। आइए देखते हैं, तुम को लेकर के, तुम पैर से दौड़ते हो। अगर आप लोगों के पास नोट्स तैयार होगा, अगर आप नोट किए होंगे तो आप उनको एक बार खोल करके देखें कि तुम का संस्कृत त्वम होता है, यहां पे हो गया त्वम। और पैर का होगा बालकेन, पैर का हो जाएगा पादेन। दौड़ना का संस्कृत धाव होता है। जिनको इनका संस्कृत नहीं पता है वो हमें कमेंट करें, हम जो है कि उनको इनका पीडीएफ डाल देंगे,
आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको अनुवाद में बनाने में कोई परेशानी ना हो। धाव, दौड़ना का धाव तो हो गया, और सह के साथ ती होता था, लेकिन यहाँ पे तुम है मतलब त्वम, और त्वम के साथ ती नहीं बल्कि लट लकार में सी होगा। एक बार आप लोग पीछे जा करके देख लेंगे इसको कि त्वम के साथ किसका प्रयोग किया गया था। यहाँ पे मैंने बताया था सह तौ ते त्वम युवा। देखिए यहाँ पे त्वम था तो ये त्वम के जगह पे क्या था, यहाँ पे सी लगा हुआ था। लट लकार में क्या होता है, तीतः अंति, और यहाँ पे सी था थो होता है। तो उसी के अनुसार लट लकार के ही अनुसार यहाँ त्वम पादेन धावसी। अब जाकर के हमारा अनुवाद पूरा कंप्लीट हुआ। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और अच्छे नंबर से आप पास कर पाएंगे। अच्छा नंबर से आप पास कर पाएंगे, अपना नाम रोशन कर पाएंगे। आगे के लिए मैं इसमें करण कारक में आगे और भी चीज़ है जो कि मैं आपको आगे बताते जाऊंगा धीरे धीरे करके। आपका एग्जाम तक में पूर्ण रूप से आपका ग्रामर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बुक भी ख़त्म कर देंगे। कृपया आप लोग भी अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखते हैं, जो बता रहा हूँ उसको आप लोग रिवीजन करते जाइए। धीरे धीरे करके आपका सारा कंप्लीट कर दूंगा। आगे के वीडियो में मैं आपको आगे के क्लास में इसको अच्छी तरह से और बताते जाऊंगा। और इसको आप सब्सक्राइबर भी करें चैनल को, और शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आगे के लिए कल बताऊँगा।